गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे है सबके सब? हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है, कैसे है सबके सब? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, आप बताइए, आपके हाल चाल कैसे है भाई? एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं? मिसिंग यू टू बेटा, मिसिंग यू टू। ऑलवेज ऑलवेज। उदय बैच है भाई, ये उदय बैच है, इसको तो कैसे नहीं मिस करेंगे यार, है ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज क्लास कैसे ले ली? बस मैं मिस कर रहा था तुमको यार, इसलिए इसलिए। अच्छा, चश्मा चेंज, चश्मा चेंज कर लें? नहीं सही लग रहा है वाला, चेंज कर लेते। देखो दूसरा भी है, दूसरा भी है, दूसरा भी चश्मा है भाई, दूसरा भी चश्मा है। हाँ, और क्लास का अब ये कैसा लग रहा है? बढ़िया है। अब ये ठीक लग रहा है? मैं एकदम मस्त हूं बेटा, एकदम मस्त, एकदम मस्त। हाँ हाँ हाँ, ऐसा 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 बिल्कुल था कि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर रोटेशन भी आ रहा है पेपर में, है ना, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करवा दीजिए, है ना। तो भाई क्लास इसलिए ले रहे हैं हम लोग रोटेशन की, ठीक है ना। तो रोटेशन का ही आज पहला लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच में आया हूं, ठीक है, ठीक है। अब सुपर लग रहा है? चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, जैसा तुम बोलो भाई, है ना, जैसा तुम बोलो वैसा स्वैग ले लेंगे यार, ठीक है। जहर लग रहा है? चलो ठीक है, बढ़िया। राधे राधे, राधे राधे। मेरे चरणों में आप सबका कोटि कोटि प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल स्वीकार है बेटा नैन्सी जी, है ना। वैसे लड़कियों से पैर नहीं छुआए जाते, लेकिन है ना, कहते हैं कि गुरुओं के छू लेते हैं। अब पता नहीं भाई मुझे इस बारे में, क्योंकि मैं लड़की नहीं हूं, है ना। और लेकिन मैं कहीं जाता हूं ऑफलाइन मिलने के लिए कभी बच्चों से, तो भाई लड़कियां आके पैर छूती हैं, तो फिर उनको समझ में नहीं आता कि मना करें कि या ना करें, है ना। मतलब कुछ परंपराओं में ऐसा है कि लड़कियां गुरुओं के पैर छू सकती हैं, घर में नहीं छू सकती, है ना। लेकिन मतलब हमारे घरों में तो मैंने नहीं देखा कभी भी, है ना। तो इसलिए इसलिए, है ना। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ यार, तो सही बात है, बहुत सारे बच्चों का रोटेशन एग्जाम में आ रहा था, है ना। और अभी भी काफी बच्चों के एग्जाम नहीं हुए हैं। खैर, आपका एग्जाम हुआ या नहीं हुआ उसके पर्सपेक्टिव से मैं नहीं आया आपके बीच में, मैं साफ बात करना चाहता हूं, है ना। आपका एग्जाम कभी भी हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अपन को कोर्स आगे बढ़ाना है ना, अपने को और चीजें सिखानी है, और चीजें बतानी है ना, फॉरवर्ड चलना है, तो इसलिए हम ले आए, है ना। और आपको पता है रोटेशन पढ़ने से पहले एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है, सेंटर ऑफ मास। ये लिखा हुआ COM, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंटर ऑफ मास। तो ये पढ़ने के लिए ये पढ़ाना पहले पढ़ेगा, तभी रोटेशन समझ में आएगा, समझ रहे हो ना। तो इसके लिए आप ये समझ सकते हो कि एक अलग से क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लास या जो मर्जी इसको कह लो, मैं तो इसको चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड ही मानता हूं कि सेंटर ऑफ मास जो है वो NCERT इंक्लूड करके चलती है। अगर आप कभी जेई और नीट की तैयारी करोगे तो सेंटर ऑफ मास एक अलग से चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। जेई और नीट के अंदर अगर आप, है ना, अगर जेई नीट के कोर्स के हिसाब से हम लोग चलते या आप लोग चलते, है ना, तो हम से इस चैप्टर को, सेंटर ऑफ मास को अलग से पढ़ते, है ना। ये एक अलग चैप्टर होता, ये एक अलग चैप्टर होता। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में कंबाइंड ही दे रखा है, ठीक है ना। तो अपन एनसीईआरटी के फ्लो को फॉलो कर रहे हैं, है ना। जैसा कि आप सभी ने पहले कहा था कि एनसीईआरटी को फॉलो करिए, तो एनसीईआरटी के फ्लो को फॉलो करते हुए सेंटर ऑफ मास और रोटेशन, ये दोनों कंबाइंड टॉपिक्स एक ही चैप्टर के अंदर है, ठीक है ना। समझ में आई ना भाई, बात समझ में आई ना भाई। तो रोटेशन पढ़ने से पहले आपको सेंटर ऑफ मास पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप जेई नीट की तैयारी करो, चाहे आप एनसीईआरटी करो। और मैं तो आप सभी से कहूंगा कि भाई मैं तो यहां पर नीट लेवल का कंटेंट दूंगा ही दूंगा, फ्लो चाहे कुछ भी रहे, फ्लो मैटर नहीं करता, है ना भाई। एनसीईआरटी का फ्लो है या जेई वालों का फ्लो है या नीट वालों का फ्लो है या किसी का भी कोर्स के फ्लो से फर्क नहीं पड़ता, आपको पढ़नी सब चीजें पड़ेंगी, ठीक है ना भाई। और 12th में जाकर के अगर आप पेपर देखोगे यार, बोर्ड का, 12वीं बोर्ड का पेपर, मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं, मैं फिर से बोलता हूं ताकि आपको बार बार बातें याद रहें। 12वीं बोर्ड का पेपर उठा के देख लो, 4 से 5 साल का, भाई जेई लेवल के सवाल अंदर हैं, और 2 बार तो ऐसा हुआ है कि एडवांस लेवल के सवाल भी डाल के दिए, समझ पा रहे हो। खैर वो चॉइसेस में थे, तो इसलिए बच्चे उसको छोड़ भी सकते थे, है ना। चॉइस में होता ना, और ऊपर वाला और करना, नीचे वाला और करना, है ना। आपने 10th के तो बोर्ड दिए ही है, तो यार इसलिए लेवल आपको उठाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छे लेवल पर जाकर के आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ज्यादा डीप जाकर के कंटेंट अपने को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो डरा नहीं रहा यार, ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खड़ा हूं ना यार, मैं हूं ना यार, मेरे होते हुए कैसे डर सकते हो आप। आपकी फिजिक्स की रक्षा करने का दायित्व तो मेरा है, और लेकिन मेरी सारी बातें मानने का दायित्व आपका है।
तो अपना अपना दायित्व मानते हुए, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, है ना, अपने अपने कामों को पूरे तरीके से करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना, और फिर कोई नहीं रोक सकता आपको। यू विल बी अनस्टॉपेबल इन फिजिक्स स्पेशली। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करें फिर एक चैप्टर ऐसा, है ना, जिसके बारे में ऐसी अवधारणा है कि यह बहुत मुश्किल चैप्टर है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप में से किस किस बच्चे को ऐसा सुनने में कभी ना कभी मिला है कि फिजिक्स के अंदर ये वाला जो चैप्टर है, रोटेशन नाम का जो चैप्टर है, ये लिखा हुआ मैंने यहां पर नाम इसका, जो रोटेशन नाम का चैप्टर है, ये सबसे टफ है। इसके बाद आपका फिजिक्स पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, इसके बाद आप फिजिक्स को छोड़ दोगे, इसके बाद आप केमिस्ट्री पढ़ना चालू कर दोगे, इसके बाद फिजिक्स में कुछ समझ में नहीं आएगा। बता दो ऐसा 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 किस किस ने आपके कान में डाला है? मेरे भी डाला था भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबने सुना होगा, लगभग सभी बच्चों ने, 90% बच्चों ने सुना होगा भाई, रोटेशन पढ़ ले, उसके बाद तू फिजिक्स छोड़ देगा, फिर फिजिक्स तेरे बस की बात नहीं है। एक बार तू रोटेशन को तो आ जाने दे, वर्क पावर एनर्जी तक सब कुछ मीठा मीठा लगता है, लेकिन रोटेशन के आते ही तकलीफें चालू हो जाती हैं फिजिक्स के अंदर, और उसके बाद ये तकलीफें जब तक फिजिक्स पढ़ते रहोगे तब तक रहेंगी। हाँ, यूट्यूबर्स ने ऐसा डाला है माइंड में, फ्रेंड्स ने डाला है, ठीक है, बिग ब्रदर ने डाला है, हमारे टीचर ने ही डाला है, सीनियर ने डाला है, बिल्कुल। मेरे भी भैया दीदी जो थे ना कजन में, है ना, मैं तो अपने वाले परिवार में तो सबसे पहले साइंस मैंने ही ली थी, लेकिन जो मेरे परिवारों में कजन वगैरह में जो भैया दीदी थे, है ना, उन्होंने भी मुझे ये कह के डरा रखा था कि बेटा वर्क पावर एनर्जी तक तो ऐसा लगेगा 9th क्लास चल रही है। खैर ऐसा भी नहीं लगा था मुझे कि 9th क्लास चलेगी, ठीक है ना, लेकिन असली फिजिक्स जो आएगी ना वो रोटेशन में आएगी, ऐसी की तैसी हो जाएगी तेरी, अचार का सारा पानी निकल जाएगा बेटा। आने दे रोटेशन, एक बार रोटेशन को आने दे। और मुझे तो शायद यही नहीं पता कि रोटेशन कब आया और कब निकल गया। स्कूल की अगर मैं बात करूं तो रोटेशन कब चालू हुआ और रोटेशन कब खत्म हो गया ये मुझे पता ही नहीं, और बहुत सारे बच्चों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। अब वो बच्चे जरा यहां पर यस लिखना जिनके स्कूल में रोटेशन करा दिया गया है लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि कब रोटेशन शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। उसकी डिफिकल्टी तो तब जानोगे जब उसको पढ़ोगे। बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जाता, बच्चों को सही से पढ़ाया ही नहीं जाता भैया। अचार का पानी तो तब निकलेगा जब अचार दिखेगा, अचार चखाया नहीं जाता, उड़ाया है। बता दो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, कि कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला रोटेशन। माने उसकी डिफिकल्टी लेवल तक तो छूते ही नहीं है। जो अच्छे लेवल की फिजिक्स है स्कूल का, उससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। तो सही बात है कि बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले डरे होते हैं कि पता नहीं क्या होगा इस चैप्टर के अंदर, पता नहीं कैसे कैसे टॉपिक्स आने वाले हैं, क्यों इतना डराया जाता है रोटेशन को लेकर के। मैं खड़ा हूं भाई, पहले भी खड़ा था, इस चैप्टर में भी खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा, ठीक है। मेरी गारंटी है ये चैप्टर आपको आसान लगेगा, मैं ये चैप्टर आपके लिए आसान बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा यहां पर, और ना ही कोई खोखली बातें कर रहा हूं, ना कोई खोखली बात कर रहा हूं, ना कोई मोटिवेशन दे रहा हूं। जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, जो चीजें आपको नहीं आती होंगी, चाहे वो मैथमेटिकल बातें हो, चाहे वो कोई पुरानी फिजिक्स की बात हो, मैं यादों की बारात लाता रहूंगा। मैं यादों की बारात ला करके बीच में आपको बताता रहूंगा कि भाई ये देखो, ये वहां पड़ा था, देखो वो यहां यूज हो रहा है। प्रॉब्लम पता है क्या इस चैप्टर के साथ? इस चैप्टर के साथ प्रॉब्लम पता क्या है? इस चैप्टर के साथ प्रॉब्लम बेटा ये है कि ये चैप्टर डिमांड करता है कि आपको पीछे वाली सारी फिजिक्स आती हो, आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आता हो, आपको फ्रिक्शन आता हो, आपको वर्क पावर एनर्जी आता हो, आपको सर्कुलर मोशन आता हो। सर्कुलर डायनामिक्स का तो खासा यूज है, क्योंकि रोटेशन है ना भाई, चीज घूम रही है, रोटेशन है ना यार, चीज घूम रही है, तो सर्कुलर मोशन भी आपको आता हो, बेसिक मैथ आपको आती हो, वेक्टर आपको आता हो। मुझे बताओ कौन से चैप्टर का नाम मैंने यहां नहीं लिया? कहोगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस का नाम नहीं लिया तो वो तो रहेगा ही, वो तो सारे चैप्टरों में है। प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि अभी तक जिन्होंने ध्यान नहीं दिया फिजिक्स पे, उनको ये चैप्टर मुश्किल लगेगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं डे 1 से, चलो डे 1 से नहीं कर रहे, डे 30 से कर रहे हैं, डे 60 से कर रहे हैं, माने उनकी जो ट्रेन है वो पटरी से उतरी थी और उतर के वापस पटरी पर आ गई है, क्या उनको ये चैप्टर मुश्किल लग सकता है? मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दी कि चैप्टर क्या डिमांड करता है, ये चैप्टर क्या चाहता है, ये चैप्टर किस किस चीजों को पहले पढ़ के आने के लिए कहता है।
जिन बच्चों ने मेहनत करी है सर्कुलर मोशन के अंदर, जिन बच्चों ने मेहनत करी है वेक्टर्स के अंदर, जिन बच्चों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अच्छे से पढ़ा है, जिन बच्चों ने वर्क पावर एनर्जी अच्छे से पढ़ा है, मुझे बताओ कि क्या आपकी मेहनत में कोई कमी रही क्या? अगर आपकी मेहनत में कमी रही तो यह चैप्टर मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मुश्किल ना लगे। मैं फिर भी यादों की बारात बार बार लाता रहूंगा और यादों की बारात ला ला करके आपको याद दिलाता रहूंगा कि ये हमने वहां पढ़ा था, अरे याद कर लो, ये हमने वहां पर पढ़ा था, अरे याद है कि नहीं है। इस तरीके से ये ड्यूटी मेरी है, ये फिजिक्स वाले की ड्यूटी है, ये इस टीचर की ड्यूटी है कि इस चैप्टर में यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट जिंदा कर देगा वो, ठीक है ना। और अगर आपको कभी भी ये लगे, वादा करना मुझसे, क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है ना, तो उन सभी लोगों को जवाब मिलेगा जिन लोगों ने आपके कानों में बातें डाली हैं, जिन्होंने आपको डराया है, जाके बोल देना उनको वापस के नहीं लगा हमें डर, नहीं डरे हम इस चैप्टर से। ये चैप्टर तो बहुत आसान बन गया हमारे लिए। इस चैप्टर में तो जहां जहां चीजें यूज हो रही थी, जो हमें नहीं आती थी, वो भी रिवाइज हो गई है। ये ऐसा चैप्टर है, ये ऐसा चैप्टर है जो पुराने सारे खराब टेढ़े मेढ़े लंगड़े लूले जैसे भी कॉन्सेप्ट थे ना, सबको भगाना चालू कर देता है। हर घोड़ा दौड़ने लगता है भाई, चाहे लंगड़ा घोड़ा हो, चाहे टांग टूटा घोड़ा हो, कॉन्सेप्ट के वो सारे घोड़े जो अभी तक टूटे फूटे थे, वो सब जोड़ करके भागने लगते हैं। ये ऐसा चैप्टर है। तो मेरे साथ वादा करो भाई कि अगर हम यादों की बारात कभी लेकर के आए और आपको यह समझ में ना आया कि यादों की बारात कहां से आई है, ये किस चैप्टर की बात कर रहे हैं सर, ये कौन से टॉपिक की बात कर रहे हैं सर, तो आपने जाकर के वो चैप्टर और वो वाला टॉपिक देखना है, आपने उसको दोबारा से रिवाइज करना है। ये चैप्टर पुरानी सारी चोट रिपेयर कर देगा। जितना भी अभी तक पाप किया है आपने फिजिक्स में, लेक्चर छोड़े, नोट्स नहीं बनाए, क्वेश्चन नहीं लगाए, डीपीपी सॉल्व नहीं करी, टेस्ट नहीं दिया, बैकलॉग चलाया, ये चैप्टर का ये टॉपिक छोड़ दिया, वो चैप्टर का वो टॉपिक छोड़ दिया, ये मुश्किल लगा नहीं किया, वो आसान लगा कर लिया, ये जो पाप आपने किए हैं ना, वो सारे पापों को रिपेयर कर देगा ये। इसको मौका तो दो, इसको मौका तो दो अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। ये कोई नई चीज नहीं पढ़ाएगा आपको, ये चैप्टर आपको कोई नई चीज नहीं पढ़ाएगा, ये वो पुरानी सारी चीजों को रिपेयर करेगा, वो पुरानी सारी टूट फूट के ऊपर बैंडेज लगाएगा। ये ऐसा चैप्टर है, ठीक है ना। तो मुझसे अभी प्रॉमिस करें आप सभी, लिखो यहां पर प्रॉमिस सर, कि जहां कहीं यादों की बारात में लाया और आपको समझ में नहीं आया कि साला ये यादों की बारात आई कहां से है, तो जाकर के वो टॉपिक देखना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी इस चैप्टर को आसान बनाना मेरी ड्यूटी है, इस चैप्टर को विजुअलाइज करवाना मेरी ड्यूटी है। आज मैं कितनी सारी चीजें आपके सामने लेकर के आया हूं पता है? अभी दिखाता हूं मैं क्या क्या लेकर के आया हूं। देखो 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 क्या क्या लेके आया हूं। देखो, एक रॉड लेके आया, एक बॉल लेके आया, एक कप लेके आया, ठीक है ना, डिस्क लेके आया हूं, डिस्क लेके आया हूं, रिंग लेके आया हूं, बहुत सारी चीजें लेकर के आया हूं, है ना। तो विजुअलाइज करवाना मेरा काम है भाई, ठीक है, विजुअलाइज करवाना मेरा काम है, ठीक है ना। डोंट वरी, विजुअलाइज तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। बहुत सारे प्रॉप्स लेकर के आऊंगा, बहुत सारे प्रॉप्स, बहुत सारी जितनी चीजें हो सकती है ना भाई, मैं सब लेकर के आऊंगा, ठीक है। थर्मोकोल की बना बना करके लेके आऊंगा, सेंटर ऑफ मास सिखाऊंगा, सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है बॉडीज का ये बताऊंगा, यूनिफॉर्म रॉड हो नॉन यूनिफॉर्म रॉड हो मैं दिखाऊंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे बताना है मैं बताऊंगा, कैसे रोटेट कर रहा है ये मेरी ड्यूटी है भाई। बस मेरी ड्यूटी मैं अच्छे से करूंगा, क्या आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करोगे? मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से करूंगा, क्या आप अपनी ड्यूटी अच्छे से करोगे? हैं, बोलो लल्लू लाल, बोलो। मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से करूंगा, क्या तू अपनी ड्यूटी अच्छे से करेगा? हैं, लेता है शपथ? चल ठीक है, आजा शुरू करें, बहुत हो गई इमोशनल बातें, है ना, है ना। शपथ ग्रहण प्रतियोगिता नहीं, क्या बोलते हैं, शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ, ठीक है। चलिए चलिए, शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ, अब पढ़ाई चालू करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक बातें। और आज का लेक्चर बहुत लंबा नहीं होगा, मेरी गारंटी है। आज का लेक्चर अपन बहुत लंबा नहीं लेंगे, लेकिन कल का लेक्चर लंबा होगा, ठीक है। कल है मंगलवार, ठीक है, मंगलवार माने बजरंगबली का दिन, ठीक है ना। कल हम पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे सेंटर ऑफ मास। क्लास कितने घंटे चलेगी मुझे नहीं पता, 1 घंटे चलेगी, 2 घंटे चलेगी, 3 घंटे चलेगी, 3.5 घंटे चलेगी, ठीक है ना। कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन कल क्लास लंबी होगी। आज क्लास इंट्रोडक्टरी है, आज इंट्रोडक्शन है, और कल आपको इसका विकराल रूप देखने को मिलेगा, भयंकर रूप देखने को मिलेगा। बच्ची पूछ रही है सर आपने काला चश्मा क्यों लगाया है? भाई अभी दूसरा लगाया था,
है ना, वो बोले कि अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने ये लगा लिया, अब बोलोगे ये नहीं अच्छा लग रहा तो फिर वो लगाना पड़ेगा, अब दो ही चश्मे हैं मेरे पास भाई, मैं क्या करूं बताओ, ठीक है ना। तो यही पढ़ाते हैं आज, ठीक है ना। ऐसी ऐसी आंखों में कोई दिक्कत नहीं, देखो एकदम सही है, ठीक है ना। चालू करें, ठीक है, स्टार्ट करें। आज लंबी नहीं, कल होगी, लेकिन कल होगी लंबी क्लास, ठीक है। चलो चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या टॉपिक है, क्या लिखा हुआ पढ़ना एक बार। लिखा हुआ इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ अ बॉडी कैन बी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। हिंदी क्या हुई इसकी, ये एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है। सर क्या ये पॉइंट एक्चुअली में होता है, नहीं होता, एक्चुअली में पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक इमेजिनरी पॉइंट है जहां पर आप पूरी बॉडी का मास ला करके मान सकते हो, ये मान सकते हो कि भाई सारा का सारा मास यहां पर इकट्ठा कर दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ध्यान होगी ये बात, हम जब भी कभी एफबीडी बनाया करते थे, है ना, हम जब भी कभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया करते थे, आपको याद है कि मैं ऐसे दिखाता था एक मास को, है ना, एक मास ऐसे दिखाता था मैं, उसके बाद कहता था भाई इसके ऊपर राइट की तरफ फोर्स लग रही है और इसके ऊपर लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रही है, मान लो ये लग रही है F1 और ये लग रही है F2, तो इसको एफबीडी बनाते हुए ना आप ऐसे दिखा दो, एक पॉइंट पे दिखा दो। बोलो ऐसा करता था कि नहीं करता था मैं। यादों की बारात, शुरुआत यादों की बारात से हो रही है, शुरुआत ही यादों की बारात से हो रही है भाई। वाई के भी बोलो भाई, बोलो। क्या आपको याद है कि मैं एक पॉइंट दिखाया करता था, है ना, उसी पॉइंट पर अपन फोर्सेस माना करते थे, आ रहा याद, उसी पॉइंट पर अपन फोर्सेस मानते थे, है ना भाई। मान लो इसके ऊपर नीचे की तरफ mg लग रहा और ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा, तो हम यही कहते हैं ना भाई, यहां पर एक पॉइंट ले लो, ऊपर की तरफ मान लो नॉर्मल लग रहा, नीचे की तरफ मान लो mg। इस प्रकार से पॉइंट लेके चर्चा करते थे कि नहीं करते थे ना। असल में वो सेंटर ऑफ मास ही होता था, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर ही फोर्सेस मानी जाती थी। अब तक के सारे चैप्टरों में पढ़ी हुई, अब तक के जितने चैप्टर आपने पढ़े ना, फोर्सेस लगाई ना कहीं तो सेंटर ऑफ मास पे ही लगाई है। सेंटर ऑफ मास एक अटमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। हम उसी के ऊपर ही फोर्सेस लगा करके सारी बात करते थे। अब आपके मन में यह आएगा सर सेंटर ऑफ मास पता कैसे चलेगा कहां है, सेंटर ऑफ मास कैसे पता चलेगा कहां है ना। तो जरा इमेजिन करके देखो, मेरे पास एक बॉल है, दिख रही है भाई, ये वो वाली बॉल है, टेबल टेनिस वाली, टीटी वाली बॉल है ना। आप मुझे एक बात बताओ, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। सर व्हाट इज ज्योमेट्रिकल सेंटर, यार एक बात सोचो, अगर ये बॉल है, ये एक स्फेयर है ना, गोला है ना, ये तो गोले का एक सेंटर होगा ना, है ना। अब सोचो अगर मैं इस बॉल को सब तरफ से स्क्वीज कर दूं, दबाता जाऊं, यहां से भी दबाऊं, सब तरफ से फोर्सेस लगा करके इसको दबा दूं, तो सारा का सारा मास कहां पर इकट्ठा हो जाएगा, इसके सेंटर पे, हाँ या ना। अरे इसके सेंटर पे इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं। मान लो मैंने यहां से भी लगाई फोर्स, यहां से भी लगाई, 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 इधर से 100 दिशाओं से मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दी, इसको पिचकाने के लिए। तो बताओ सारा मास कहां चला जाएगा, सारा मास चला जाएगा इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, हाँ या ना। बस वही सेंटर ऑफ मास है जहां पर आप सारा का सारा मास सपोज कर सकते हो कि इकट्ठा हो गया है। यही लिखा हुआ देखो यहां पे, देख लो यहां पर, होल मास ऑफ द बॉडी, जहां पूरा बॉडी का मास मान सकते हो, सपोज कर सकते हो कि इकट्ठा हो गया है। समझ में आया। अब जैसे मुझे एक बात बताओ, मान लो एक रॉड है, ये एक रॉड है, ठीक है ना, ये एक रॉड है। क्या लगता है आपको इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? लिखो कमेंट सेक्शन में लिखो। एक रॉड है बेटा, यूनिफॉर्म रॉड बोलेंगे हम इसको, क्योंकि सब तरफ मास बराबर है, यहां भी सब जगह मास बराबर है। बताओ कहां मिलेगा इसका सेंटर ऑफ मास? बिल्कुल सही, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर, यानी यहां कहीं बीचों बीच मिलेगा, बिल्कुल बीचों बीच मिलेगा इसका सेंटर ऑफ मास। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही, एकदम इसके सेंटर में मिलेगा। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाओ। एक स्फेयर है बेटा, ये एक स्फेयर है, ठीक है, ये एक स्फेयर है, ठीक है ना। अच्छा, इस स्फेयर का कहां पर मिलेगा सेंटर ऑफ मास? बिल्कुल इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर, यानी यहां पर,
इस जगह पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, इस जगह पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। सही बात है ना, सही बात है ना। अच्छा इमेजिन करो एक प्लेट है, थाली जिसमें खाना खाते हैं, जिसमें खाना खाते हैं वो प्लेट है ना, वो प्लेट है जिसमें खाना खाते हैं, है ना। ये एक प्लेट है, प्लेट, इसको बोलते हैं डिस्क, ठीक है, डिस्क, एक यूनिफॉर्म डिस्क है, एक यूनिफॉर्म डिस्क है ना। आप इसको थाली समझ सकते हो, जिस थाली में आप लोग खाना खाते हो उसमें छेद नहीं करने का, ठीक है ना। हाँ, यूनिफॉर्म डिस्क है ये, है ना, थाली है ये थाली है। मुझे बताओगे एक बार इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? अगेन ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम बढ़िया। यहां पर कई सेंटर ऑफ मास होगा इसका, इस जगह पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, एकदम सही, एकदम सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक स्फेयर डिस्कस हो गया, एक थाली यानी यूनिफॉर्म डिस्क डिस्कस हो गई, ठीक है ना, एक यूनिफॉर्म रॉड डिस्कस हो गई। अच्छा एक बात और बताओ, एक बात और बताओ। मान लो एक रिंग है, रिंग 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 रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंग रिंग रिंगा रिंगा रिंगा, है ना। ये क्या है? ये एक यूनिफॉर्म रिंग है, एक यूनिफॉर्म रिंग है। आप मुझे बता सकते हो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? एक यूनिफॉर्म रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? जरा देखो, मेरे हाथ में एक यूनिफॉर्म रिंग है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये एक रिंग दिख रही है जो अंदर से खाली होती है, अंदर से खाली, अंदर से खाली होती है ये यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म रिंग, अंदर से खाली, अंदर से खाली। कहां होगा? कहां होगा? कहां होगा? यहां होगा, बीचों बीच, इस जगह पर, यहां इस जगह पर बीचों बीच। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या सेंटर ऑफ मास इस बॉडी के मास पे है या हवा में है? मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं क्या पूछ रहा हूं? इस रिंग का सेंटर ऑफ मास, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहीं इसके मास पर बैठा है या हवा में बैठा है? कहीं मास कहां होगा भाई? यहां मास है, यहां मास है, यहां मास है, यहां मास है, मास 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 मास, कहीं यहां कहीं सेंटर ऑफ मास होगा इसका? नहीं नहीं नहीं, सरकमफेरेंस पर नहीं है सेंटर ऑफ मास इसका, होगा एकदम हवा में, बीचों बीच, यहां सेंटर ऑफ मास। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा था भाई इसको सब दिशाओं से पिचका दो। पिचकाऊं, सब दिशाओं से पिचका रहा हूं, देखो, पिचकाया 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 पिचकाया। बताओ सारा मास जाके कहां इकट्ठा हो गया? बताओ सारा मास आगे कहां इकट्ठा हो गया? बोल, सारा मास आगे कहां इकट्ठा हो गया? लल्लू लाल बता, सेंटर पे आ गया कि नहीं आ गया? इसी को सेंटर ऑफ मास कहते हैं यार, इसी को सेंटर ऑफ मास कहते हैं भाई। यूनिफॉर्म रिंग का सेंटर ऑफ मास हवा में होगा, बिल्कुल बिल्कुल, यानी सेंटर ऑफ मास एक ऐसी चीज है, हाँ भाई, सेंटर ऑफ मास एक ऐसी चीज है जो हवा में भी हो सकती है, उसके लिए मास का होना जरूरी। अरे बोलो, अरे बोलो, वो हवा में भी हो सकती है, उसके लिए मास का होना जरूरी, उसके लिए उस पॉइंट पर मास का होना जरूरी नहीं है। यस यस, समझ में आया भाई? नाम उसका सेंटर ऑफ मास है, नाम उसका सेंटर ऑफ मास है, लेकिन उस पॉइंट पर मास हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये बताओ, ये जो टेनिस बॉल है, ये जो टेनिस बॉल मेरे हाथ में है ये वाली, क्या इसके भीतर भी मास है क्या? या सिर्फ इसके, ये क्या बोलते हैं इसको, सरफेस, क्या सिर्फ सरफेस पे ही मास है या फिर इसके अंदर भी मास है? कभी टेनिस बॉल पकड़ी हाथ में, बहुत हल्की होती है, बहुत हल्की है, बहुत हल्की, बहुत हल्की, बहुत हल्की है, इसके अंदर मास नहीं है। जैसे गुब्बारा होता है ना, तो गुब्बारे के अंदर क्या होती है? हवा होती है, हवा होती है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? अगर ये एक हॉलो स्फेयर है, अगर ये एक हॉलो स्फेयर है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां है? अगेन हवा में, अगेन हवा में, हवा में, बिल्कुल इसके बीचों बीच, यहां है ना भाई। ये स्फेयर है, ये स्फेयर है, तो इसके बिल्कुल सरफेस पर नहीं है, इसके सरफेस पर नहीं है, अंदर अंदर जाके सेंटर पे है, अंदर जाके सेंटर पे है। माने अगर मैं इसको काट के खोल के दिखाऊं आपको, तो जो सेंटर इमेजिनरी बनेगा, हवा हवा एयर, वहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा इसका, वहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा इसका। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? तो जो हॉलो चीजें हैं, जो हॉलो चीजें हैं, उनका भी तो सेंटर ऑफ मास होता है। अरे हॉलो चीजें हैं तो उनका भी तो सेंटर ऑफ मास होगा, सही बात है कि नहीं? उसके इनसाइड होगा और वो भी एयर में होगा, वो भी एयर में होगा यार। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात और करता हूं आपसे, एक बात और करता हूं। ज्योमेट्रिक सेंटर और सेंटर ऑफ मास, ये दोनों एक बात तो नहीं होती, अलग अलग बातें हैं। ये तो मैथमेटिकल टर्म है, ये तो मैथमेटिक्स की टर्म है ना।
ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या है? ये एक मैथमेटिकल टर्म है, और सेंटर ऑफ मास ये एक फिजिक्स की टर्म है। ये दोनों एक तो नहीं होती, दोनों का मतलब अलग अलग है। बताता हूं क्या है, बताता हूं क्या हो। देखो, ज्योमेट्रिक सेंटर का मतलब क्या होता है? द पॉइंट वेयर द एक्चुअल सेंटर लाइज, है ना, ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी का एक्चुअल सेंटर जहां पर भी होगा, उस पॉइंट को बोलेंगे ज्योमेट्रिक सेंटर। और सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास क्या है? द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ अ बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने जितने भी एग्जांपल अब तक देखे, उसमें जो ज्योमेट्रिक सेंटर है यानी जो जीसी है, क्या वो सेंटर ऑफ मास के इक्वल था या नहीं था? माने दोनों सेम थे या नहीं थे? जो ज्योमेट्रिक सेंटर था वो सेंटर ऑफ मास के सेम था कि नहीं था? जैसे भाई एक थाली है ना, जिसको अपन डिस्क कहते हैं, एक डिस्क है ना, तो डिस्क का ज्योमेट्रिक सेंटर क्या है? डिस्क का ज्योमेट्रिक सेंटर भी यही है, और सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास भी यही है। दोनों चीजें सेम है ना। मतलब जहां पर जीसी है वहीं पर सीओएम है ना। अच्छा, ऐसे ही मान लो एक रिंग है, तो रिंग का ज्योमेट्रिकल सेंटर कहां होगा? रिंग का ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां होगा, इस जगह पर है ना। यहीं पर इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, और यहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास जीसी भी यही होगा, और सीओएम भी यहीं पर होगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो जीसी और सेंटर ऑफ मास सेम जगह पर है ना। अच्छा, ऐसी रॉड पे आते हैं, रॉड पे ये एक रॉड है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहां मिलेगा भाई? सारी एक्सिस मिला दो, ये वाली क्या बोलते हैं इसको भाई? डायगोनल, है ना। डायगोनल मिला दो, यहां कहीं आया, यही है सेंटर ऑफ मास, और यही है ज्योमेट्रिकल सेंटर। दोनों सेम है, यहां पर भी दोनों सेम है, जीसी और सीओएम दोनों सेम है। सही बात है कि नहीं? ज्योमेट्रिक सेंटर और सेंटर ऑफ मास दोनों सेम है, लेकिन क्या ये हमेशा ट्रू है? क्या ये ऑलवेज होता है क्या? एक चीज देखो, मान लो एक डिस्क है, ठीक है, इमेजिन करना बेटा, एक डिस्क है, ठीक है, और ये आधी डिस्क कॉपर से बनी हुई है, और आधी डिस्क आयरन से बनी हुई है। आपको दोनों का थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, है ना, कि कॉपर की डेंसिटी कैसी होती है और आयरन की कैसी होती है। चलो कॉपर की जगह पर एल्युमिनियम रख लेते हैं। एल्युमिनियम तो आपको अच्छे से पता है बहुत हल्का होता है, है ना। मैं काम करता हूं, इस पर कलर भी भर देता हूं, कलर भर दूं, ठीक है भाई। ऊपर एल्युमिनियम भर दिया, है ना, थोड़ा सा सिल्वरिश कलर का होता है ना, और नीचे आयरन भर देता हूं। आयरन कैसा होता है? ब्लैक कलर का, है ना, थोड़ा सा कम ब्लैक कर देते हैं। चलो मान ले तो ये भर लेते हैं, है ना। तो अलग अलग मेटल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यानी आयरन जो है वो थोड़ा सा भारी है ना, आयरन की डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, और एल्युमिनियम काफी लाइट मेटल होता है, ये हल्का रहता है। आपको क्या लगता है सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा? इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा? क्या लगता है आपको? ये जो पूरी डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा? आयरन की तरफ होगा या एल्युमिनियम की तरफ होगा? क्या कहते हो? किस तरफ होगा? आयरन की तरफ होगा या एल्युमिनियम की तरफ होगा? सेंटर ऑफ मास किस तरफ आएगा? बिल्कुल सही, हैवी की तरफ। जिस तरफ मास ज्यादा आएगा, सही बात है कि नहीं? जिस तरफ मास ज्यादा आएगा उस तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा, है ना। लेकिन एक बात बताओ, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहां होगा? इस डिस्क का ज्योमेट्रिकल सेंटर कहां होगा? ये एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्क है बेटा, ये एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, हां या ना? ऊपर से कैसी है और नीचे से कैसी है ना। ये एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है। इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहां पर होगा? एकदम सेंटर पे। इसका जीसी कहां होगा भाई? इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहां होगा भाई? ज्योमेट्रिक सेंटर तो यही होगा। इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, 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 इसको भी। जहां पर भी उसकी ज्योमेट्री अलाउ कर रही है वहीं पर उसका सेंटर होगा।
जहां उसकी ज्योमेट्री अलाउ कर रही है, यहां अलाउ कर रही है, यहां कह रही है भाई यह होगा जीसी, ये होगा जीसी ज्योमेट्रिक सेंटर, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहां होगा? सेंटर ऑफ मास आयरन की तरफ थोड़ा सा शिफ्टेड होगा, यानी यहां होगा, यानी यहां कहीं होगा, है ना, डिपेंड करता है वो तो, है ना, डिपेंड करता है वो तो सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा बेटा? आयरन की तरफ होगा। क्या बात समझ में आती है? अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या यहां पर जीसी यानी ज्योमेट्रिक सेंटर और सेंटर ऑफ मास ये एक ही पोजीशन पर है, हां या ना? यहां पर जीसी और सेंटर ऑफ मास क्या सेम है? ज्योमेट्रिक सेंटर और सेंटर ऑफ मास क्या इस केस में सेम है? ज्योमेट्रिक सेंटर और सेंटर ऑफ मास क्या इस केस में सेम है? क्या ज्योमेट्रिक सेंटर को सेंटर ऑफ मास ओवरलैप कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, यानी इस बार सेम नहीं है, इस बार ये दोनों सेम नहीं है। यानी जितनी भी नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज होती हैं, जैसे एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लो, एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, वो कैसी है? वो देखो ऐसी है, देखो ऐसी है, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है ना, और ये यहां से तो पतली है, लेकिन ऐसे जाते जाते ये इस तरफ मोटी होती जाती है, ये इस तरफ मोटी, या फिर ऐसा भी ना मानो कि मोटी होती जाती है, आप ऐसा मान लो, आप ऐसा मान लो कि ये एक रॉड है, ये एक रॉड है ना, जिसमें इस तरफ जो पार्टिकल्स है ना मास के, वो कुछ इस प्रकार है ना, वो कुछ इस प्रकार है ऐसे, लेकिन जो इसके बाद पार्टिकल्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, अलग अलग डेंसिटियां हैं, दो अलग अलग मटेरियल है यहां पे, दो अलग अलग मटेरियल है यहां पे, दो अलग अलग मटेरियल है यहां पे पार्टिकल कम है ना, यहां पे डेंसिटी पार्टिकल की कम है ना, आधी रॉड जो इधर वाली रॉड है, इधर वाली रॉड है ना, ये जो फर्स्ट वाली रॉड है, पहले वाली जो रॉड है ना, उसमें पार्टिकल डेंसिटी उतनी नहीं है, पार्टिकल डेंसिटी उतनी नहीं है, पार्टिकल डेंसिटी लेस है, यानी ये कम भारी है ना, ये उतना भारी नहीं है ना, ये वाला पार्ट कैसा होगा? ये वाला पार्ट हल्का होगा जी, है ना, और यहां पर पार्टिकल डेंसिटी आपके सामने है, पार्टिकल डेंसिटी की शक्ल देख लो एक बार जरा, पार्टिकल डेंसिटी यहां पर क्या है? मोर है, और मोर है तो फिर ये कैसा होगा? यहां पर भारीपन ज्यादा होगा, है ना, भारीपन, है ना, हम इसको प्यार से भारीनेस कह सकते हैं, है ना भाई, भारीनेस, भारीनेस, सही है ठीक है। तो आपसे मैं फिर से पूछना चाहता हूं, मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूं कि ये रॉड जैसी दिखने में लग रही है, जैसी दिखने में लग रही है, इसके हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर तो यही होगा, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर तो यही होगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा बता सकते हो? सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा बता सकते हो? भारीनेस, हाँ बता सकते हो? सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा बता सकते हो? यस बिल्कुल ठीक बेटा लक्ष्य, बहुत बढ़िया, यस यशिका, यस, सेंटर ऑफ मास टुवर्ड्स द हायर डेंसिटी, है ना, और टुवर्ड्स द हायर मास, पार्थ बिल्कुल ठीक लिख रहा है ना, तो जीसी पर सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास कहीं इस तरफ को शिफ्टेड होगा, है ना, ऐसा करके मैंने अनुमान लगा लिया कि सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया, है ना, 100 बात की एक बात समझ में आ गई, 100 बात की एक बात क्या, 100 बात की एक बात यह कि जितनी भी यूनिफॉर्म बॉडीज होती हैं, यूनिफॉर्म बॉडीज का मतलब रेगुलर बॉडीज की बात हो रही है ना, जो यूनिफॉर्म रेगुलर बॉडीज होती हैं, रेगुलर बॉडीज कैसी? जो आपने आज तक पढ़ी है, जो आपने आज तक पढ़ी है, रॉड हो गई, है ना, और सर्कल हो गया, और स्फेयर हो गया, और कोन हो गया, और सिलेंडर हो गया, और रिंग हो गई, और डिस्क हो गई, और वगैरह वगैरह, जितनी भी आपने देखी है ना, जितनी भी यूनिफॉर्म रेगुलर बॉडीज होती हैं, सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही होता है, और जितनी भी नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज होती हैं, नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज होती हैं, है ना, नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज यानी इर्रेगुलर बॉडीज जो होती हैं, इर्रेगुलर बोलते हैं ना भाई, रेगुलर नहीं है, इर्रेगुलर बॉडीज जो होती हैं, उनका सेंटर ऑफ मास और ज्योमेट्रिकल सेंटर ओवरलैप्ड नहीं होता, है ना, बल्कि किस तरफ शिफ्टेड होता है? इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स भारीनेस, सही बात है कि नहीं? जो इन सब बातों से एग्री है फायर इमोजी बना दे जरा, जो इन बातों से एग्री है जरा फायर इमोजी बना दो, जो इन बातों से एग्री कर रहा है वो फायर इमोजी बना दे, जल्दी फायर इमोजी बना दे, जल्दी आग लगा दो ऐसे फटाफट, जल्दी बना दो फटाफट। जो इन बातों से एग्री कर रहा है फायर इमोजी बना दो, सही है,
सही है। तो जितनी भी बेटा यूनिफॉर्म यानी रेगुलर बॉडीज होती है उनका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही होता है, ज्यादा समस्या नहीं आती, ठीक है ना। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज होती है, इरेगुलर बॉडीज होती है, उनका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पर नहीं होता, बल्कि किस तरफ शिफ्टेड होता है, भारीपन की तरफ, भारीनेस की तरफ। समझ गए बात को, ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है, बहुत बढ़िया। फायर इमोजी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं भाई मुझे, है ना। अच्छा फिर एक बात बताओ, क्या तुमको यह सुनकर के अजीब सा नहीं लगा कि इसका नाम रखा हुआ है सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास ये एक पॉइंट है, लेकिन यह पॉइंट एक ऐसी जगह पर भी हो सकता है जहां पर मास ही ना हो, और यह पॉइंट एक ऐसी जगह पर भी हो सकता है जहां सेंटर ही ना हो। क्या कहते हो, आया ना, आया ना भाई। इसका नाम है सेंटर ऑफ मास, इस पॉइंट का नाम है, ये एक पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ मास। और सोचो ये पॉइंट ऐसी जगह भी हो सकता है जहां मास ही ना हो, और ऐसी जगह भी हो सकता है जहां सेंटर ही ना हो। ये देख लो मास कहां है, या मास कहां है, तब भी है ना। और देखो या सेंटर कहां है, कहां गया, या सेंटर कहां है, सेंटर ही नहीं है, यह सेंटर ही नहीं है। और इसका नाम देखो सेंटर ऑफ मास है ना। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर, आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर, समझ गए कि नहीं? आयरनी भयंकर हो रही है कि नहीं हो रही भाई, बताओ। सेंटर ऑफ मास नाम रखा हुआ है, ना सेंटर पे है ना मास पे है। वाह, तालियां हो जाए भाई इसके लिए, इस सेंटर ऑफ मास के लिए जरा तालियां हो जाए भाई। क्या नाम सोच के रखा है, जिस भी भाई साहब ने नाम सोच के रखा है उस भाई के लिए भी तालियां हो जाए भाई। पता नहीं किसने रखा, न्यूटन जी भी हो सकते हैं, पता नहीं भाई, न्यूटन से कोई पहले और बाद वाला भी कोई हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन भाई के लिए तालियां होनी चाहिए कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट बनाया जो जरूरी नहीं कि मास पर हो और जरूरी नहीं कि सेंटर पर हो, पर भाई का नाम है सेंटर ऑफ मास। तालियां लो, जोरदार तालियां। क्लियर है, टॉपिक क्लियर है कि नहीं? यहां तक की जो ये इंट्रोडक्टरी बातें थी, ये सारी बातें क्लियर हो गई है, आगे बढ़े, ठीक है ना। हाँ भाई, तालियां, बिल्कुल तालियां होनी चाहिए भाई, है ना। कोई जरूरी नहीं कि सेंटर पर हो और जरूरी नहीं कि वहां पे मास हो, ठीक है। मास नहीं भी होगा तो हवा में भी होता है, मैं हवा में भी होता है। सेंटर ऑफ मास कहता है भाई मैं हवा में भी होगा और ऐसी जगह भी होगा जहां सेंटर नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास, लेकिन नाम सेंटर ऑफ मास है। देख रहे हो, है ना। मतलब बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे मैं खुद हूं, मेरा नाम है रक्षक, सरनेम है दुआ, ना मैं किसी को दुआ देता और ना मैं किसी की रक्षा करता। मजाक कर रहा हूं, फिजिक्स की रक्षा करूंगा और तुम्हारे लिए अच्छी दुआएं दूंगा, ठीक है ना। मैं कई बार इसको खुद से रिलेट करता हूं कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जो ना तो सेंटर पर होता है और ना ही वहां मास होना जरूरी है। बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मेरा नाम है रक्षक और सरनेम है दुआ, ना मैं किसी की रक्षा करता और ना मैं किसी को दुआ देता। सही बात है कि नहीं? सही है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब फाइंड करेंगे कि सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड होगा, ठीक है। अब मजाक कर रहा था, है ना। अब फाइंड करते हैं सेंटर ऑफ मास को। हाँ, कितने तेजस्वी लोग हैं ना, है ना, कितने तेजस्वी लोग हैं। आओ देखो 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करना है। फिलहाल मैं आपको सीधा फॉर्मूला दे रहा हूं, डेरिवेशन भी करवाऊंगा लेकिन समय आने पर, आज नहीं, आज सिर्फ फॉर्मूला एंड प्रैक्टिस। आज फॉर्मूला और फॉर्मूले को लगाना सीखना का काम करते हैं, ठीक है जी। डेरिवेशन दूंगा लेकिन समय आने पर, अभी नहीं, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं 2 पार्टिकल सिस्टम है। जैसे भाई मान लो ये एक मास m1 है ना, और ये एक मास m2 है। 2 पार्टिकल है, एक मास m1 एक मास m2, ठीक है। एक बात मुझे बताओगे, थोड़ी सी बुद्धि बस लगा के बताना, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए, थोड़ी सी बुद्धि लगा के बताओ कि इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा, क्या वो इस लाइन ज्वाइनिंग पर होगा, हां या ना? बस मुझे इतना सा सोच के बता दो, कि ये एक मास m1 है, ये एक मास m2 है। क्या इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इस लाइन पर ही कहीं होना चाहिए कि नहीं? क्या मानते हो? इस लाइन ज्वाइनिंग पर ही कहीं ना कहीं होगा या नहीं होगा? बाहर तो नहीं हो सकता, माने कोई मतलब नहीं बनता बाहर होने का, यहां होने का कोई मतलब नहीं बनता, है ना। ये यहां होने का कोई मतलब, इधर होने का कोई मतलब नहीं बनता, है ना। ऐसे इलॉजिकल सी बात लगेगी फिर, या कहीं और है तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। तो अपन सपोज करते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां है ना। ये है जी सेंटर ऑफ मास, है ना, ये है जी सेंटर ऑफ मास। मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा मास बड़ा है? मैं मान जाऊंगा आपको ये टॉपिक की फील आ गई है।
मैं मान जाऊंगा कि आपको टॉपिक की फील आ गई है। बेटा बेटा बता दो, इसकी शक्ल देख के बता दो कौन सा मास आपको भारी लग रहा है। भारीनेस कहां ज्यादा है, भारीनेस कहां ज्यादा है, बता दो बता दो बता दो। सही सही, बढ़िया। M2 M2 सही है, सही है। M2 बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप सभी बिल्कुल ठीक हो, आपकी एकदम सोच भी सही जा रही है, फील भी सही जा रही है और मजा भी पूरा आ रहा है एकदम। मुझे पता आपको भी आ रहा है, आपके कमेंट्स की जो स्पीड चलती है ना वो बता देती है कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक पॉइंट है कि नहीं है, ये एक पॉइंट है कि नहीं है? और पॉइंट होता तो उसके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सेंटर ऑफ मास निकाल के बता, तो क्या बताएगा उसको? क्या बताएगा? कोऑर्डिनेट्स ही तो देगा ना, समझ रहे ना? एक्स कोऑर्डिनेट देगा, वाई कोऑर्डिनेट देगा, बोल देगा या नहीं देगा, बस मुझे ये बता दे। ये एक पॉइंट है कि नहीं? तो इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे या नहीं? होंगे या नहीं? हां ठीक है, आजा आजा। एक्स वाई, भाई अपन ने यादों की बारात ला करके, देखो मुझे लानी पड़ेगी, यादों की बारात ला करके चीज पड़ी थी कि कोई भी पॉइंट अगर आपने डिनोट करना है ना, ग्राफ से, तो आप उसको पोजीशन वेक्टर नाम की एक चीज दे सकते हो। क्या दे सकते हो? पोजीशन वेक्टर नाम की चीज। जैसे भाई ये M1 है, तो मैं इसको ओरिजिन से यानी 0,0 से, है ना, 0,0 से एक पोजीशन वेक्टर R1 दे सकता हूं। सही बात है कि नहीं? ऐसे ही M2 को एक पोजीशन वेक्टर R2 दे सकता हूं। सही बात है ना? और ये सेंटर ऑफ मास भी एक पॉइंट है मेरे लिए, एक पॉइंट है मेरे लिए, तो मैं इसको भी एक पोजीशन दूंगा, है ना, विच इज RCM वेक्टर, RCM वेक्टर। हाँ या ना? हाँ या ना? ये याद आ रहा है? पोजीशन वेक्टर याद आ रहा है बेटा, है ना? हर पॉइंट को मैं एक पोजीशन दे सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इस M1 का भी कुछ ना कुछ X1, Y1 होगा, है ना? इधर कुछ इसका X1 होगा, इधर कुछ इसका Y1 होगा। ऐसे ही M2 का भी कुछ X2 होगा और कुछ Y2 होगा। बोलो गलत तो नहीं बोल रहा मैं? ये सब बातें बहुत कॉमन है आपके लिए ना, ये सब बातें कोई नहीं तो नहीं कर रहा मैं। इसका भी कुछ X2 होगा और इसका भी कुछ Y2 होगा। सही बात है, सही बात है। और बेटा ऐसा ही सेंटर ऑफ मास का भी, सुन ले, ऐसा ही सेंटर ऑफ मास का भी, इस सेंटर ऑफ मास का भी कुछ XCM होगा और कुछ YCM होगा। क्या कहते हो? हाँ या ना? यानी यहां कहीं XCM डिनोट होगा, है ना, और यहां से कहीं YCM होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्या इतनी बात समझ में आती है? ज्यादा गुच्चड़ मुच्चड़ तो नहीं कर दिया मैंने? सादा खिचड़ी तो नहीं पका दी मैंने? बेटा देखो ना, M1 पूरे स्पेस में, ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, तो उसके कुछ XY तो बताने पड़ेंगे ना। मेरी मजबूरी समझ रहे हो? मैंने क्यों ग्राफ बनाया सर, ये क्यों ग्राफ ले आए सर, ये क्यों मैथ ले आए? अच्छी भली फील चल रही थी फिजिक्स की। बेटा फिजिक्स की फील को सिद्ध करने के लिए तो मैथ्स है, नहीं तो फील ही लेते रह जाएंगे भाई। मैथमेटिक्स क्यों आएगी मैथमेटिक्स? ताकि फिजिक्स अपने चरम तक पहुंच सके, फिजिक्स अपने नतीजों तक पहुंच सके, इसके लिए मैथमेटिक्स चाहिए, है ना? मुझे पता है थोड़ी सी तकलीफ होती आ रही है, मैथ्स कहां से आ गई सर, ये X2 Y2 इसको क्यों ले आए सर? लानी पड़ेगी मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, लाना पड़ेगा। आजा सुन, देख M1 भी ब्रह्मांड में कहीं पड़ा था, कुछ कोऑर्डिनेट उसके भी होंगे। M2 भी कहीं ब्रह्मांड में पड़ा था, उसके भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। इनका सेंटर ऑफ मास भी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में पड़ा था, उसके भी XY होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हाँ होने चाहिए भाई, बिल्कुल होने चाहिए, ठीक है ना? तो हम इसको डिनोट कैसे करते हैं पता है? इसका फॉर्मूला मैं आपको सीधा दे रहा हूं, बाद में डेरिवेशन भी दूंगा, अभी फिलहाल इसका फॉर्मूला मैं आपको सीधा दे रहा हूं कि जो RCM होता है बेटा, है ना, वो होता है M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। कहां से आया, क्यों आया, कब आया, कितने का आया, बिकेगा कितने का, खरीदा कितने का था, डजंट मैटर, आपने याद करना है। फिलहाल आपने इसको याद करना है, मैं बता दूंगा कैसे क्या आया, डेरिवेशन में बात करेंगे इसकी, ठीक है, डेरिवेशन में बात करेंगे इसकी कैसे आया, ठीक है ना? अच्छा, अब RCM से तो काम चलना नहीं, क्योंकि आपको हो सकता है XCM भी निकालना हो। भाई सेंटर ऑफ मास का अगर पॉइंट पता करना है तो XCM भी चाहिए और YCM भी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि इसकी लोकेशन क्या है। देखो भाई, हम जो निकाल रहे हैं वो है लोकेशन,
और लोकेशन के लिए बेटा कोऑर्डिनेट्स देने पड़ते हैं। गूगल मैप आप सभी लोग चलाते हो, गूगल मैप आप सभी लोग चलाते हो, आपको पता है, आपको पता है बात कि कोई भी लोकेशन अगर शेयर होती है तो उसके कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं कि नहीं दिए जाते, बता दो यार, है ना भाई, दिए जाते हैं ना। तो आपको एक्ससीएम का फॉर्मूला ऐसे याद करना है। कैसे याद करना है? m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। और मुझे एक बात बताओ, सिमिलरली अगर YCM निकालना हो तो कैसे निकलेगा बेटा? बोलो 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 बोलो। XCM तो ये रहा, m1 x1 प्लस m2 x2। m1 और x का कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई कर दे, m2 और x का कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड बाय दोनों मास जोड़ के लिख दे। YCM कैसे लिखा जाएगा बेटा? YCM, हाँ सेक्शन फॉर्मूला हो, वही है वही है वही है वही है वही है, रिलेट कर गए रिलेट कर गए, चलो अच्छी बात है भाई, जिनको सेक्शन फॉर्मूला याद है वो रिलेट कर गए, बढ़िया। YCM का क्या खेल है? YCM का खेल होगा m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सही बात है भाई, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, याद करने का बेटा, याद करने का। कल को हो सकता है Z में भी निकाल के आए तो ZCM भी चाहिए होगा, तो m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइड बाय, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी, याद करने का, ठीक है, याद करने का। अब इसको लगाना सीखते हैं, अब बारी है लगाना सिखाने की, ठीक है ना, तो लगाना सीखते हैं, ठीक है, ठीक है जी, लगाना सीखें। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल से शुरू करवाता हूं भाई, हैंग ना हो, हैंग ना हो भाई, आओ आओ एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करें। देखो भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मान लो ये मास है 2 kg, ठीक है, 2 kg, और यहां पर एक मास है 5 kg, 5 kg, ठीक है, ठीक है। आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, एक तरफ 2 kg पड़ा, एक तरफ 5 kg, आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। आपको क्या दिया हुआ है? आपको सिर्फ ये बीच की लेंथ दी हुई है, विच इज 10 मीटर्स, 10 मीटर की लेंथ दी हुई है। क्या करोगे अब? क्या करोगे? सर कोऑर्डिनेट कहां है? सर हमें तो कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट कहां है? सर कोऑर्डिनेट तो दो, कोऑर्डिनेट कहां है? अरे कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, सोच सोच सोच, थोड़ा सोच, कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तुझे, सोच थोड़ा सोच, तुझे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, सोच जरा सोच। एक 2 किलो एक 5 किलो, 10 मीटर की दूरी है दोनों के बीच में, आपसे पूछा सेंटर ऑफ मास। देखो हर बच्चा जानता है कि 5 किलो के पास ही आएगा, मुझे भी पूरी उम्मीद है, मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आप 5 किलो के पास ही लेके आओगे इसको, यहीं कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा इसका, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है। लेकिन आएगा कैसे? आएगा कैसे? सुनो कैसे आएगा, सुनो कैसे आएगा। मैं कर रहा हूं, मुझे देखो, आपको करने की जरूरत नहीं है ना, कोई सेक्शन फॉर्मूला मत लगाना, बस मुझे देखो एक बार, आप यहां देखो। आप क्या करोगे? आप दोनों में से जो आपका मन करे उस मास को ओरिजिन पे रख दो। क्या कह रहे हो सर? क्या कर दो? दोनों में से जिसको मन करे उस मास को ओरिजिन पे रख दो। सर फिर तो हम इसको ओरिजिन पे रख देते हैं, इसको ओरिजिन पे रख देते हैं, y और x, कोई दिक्कत नहीं भाई, रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। अच्छा अब ये 2 kg वाला ओरिजिन पे आ गया, बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जरा बताओगे मुझे, जरा बताओगे बेटा? इस 2 kg के कोऑर्डिनेट्स जरा कमेंट में लिखो तो, इस 2 kg के कोऑर्डिनेट्स जरा कमेंट में लिखो तो, इस 2 kg के कोऑर्डिनेट्स जरा कमेंट में लिखो तो। यस यस यस, 0,0, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मेरे बच्चे इस 5 kg वाले के कोऑर्डिनेट्स भी लिख के दिखाओ जरा, इस 5 kg वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हाँ ये सही बात है, ये 0,0 ओरिजिन पे है ना, ओरिजिन पे है ना, ओरिजिन में, ये ओरिजिन है ना भाई, बिल्कुल सही है, ये ओरिजिन है। बेटा जरा 5 kg के लिख के दिखाना, 5 kg के ये x में कितना आ गया? 10। ये x में ना 0,10 नहीं होगा, लल्लू लाल, x 10 है, y में कहां है? ये x पे ही तो लेटा हुआ है यार। कितना आ गए? 10 आ गए, 10 मीटर आ गए, 10 मीटर आ गए। अबे किलो है वो 5, वो केजी है बेटा, किलोग्राम है। तुझे दूरी पता करनी है, दूरी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10, ये करने का तेरे को समझा क्या करने का कि नहीं? समझ गया क्या आएगा? यस 10,0 आएगा, बिल्कुल
10,0 यस, 10,0 यस, y में तो है ही नहीं, x में ही मामला है बस। सही है, सही लिखो कमेंट सारे भाई, मैं जब तक आगे नहीं बताऊंगा जब तक सारे कमेंट सही नहीं होंगे। जल्दी जल्दी 5 kg के कोऑर्डिनेट सही लिखो, बिल्कुल सही लिखो। ठीक है 10,0 क्योंकि 10 दूरी है ना, 10,0। अच्छा एक बात बताओ, मुझे सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताना है। आप मुझे एक बात बताओ, मुझे XCM में डील करनी चाहिए, मुझे YCM में डील करनी चाहिए, या फिर मुझे दोनों निकाल के देखने चाहिए? क्या कहते हो? मैं सिर्फ XCM से ही इस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट बता दूंगा, या फिर मुझे YCM भी चाहिए, या फिर दोनों चाहिए? क्या कहते हो? सिर्फ XCM से काम चल जाएगा, दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों 0 हैं। बाकी तेरा मन करे तो निकाल, आजा निकालता हूं, आजा दोनों निकाल के दिखाता हूं। YCM करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टेज है, टाइम की बर्बादी है, लेकिन करनी हो तो आजा। XCM का फॉर्मूला क्या था? बोलो क्या था? M1x1 प्लस M2x2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, यही था। और YCM क्या है? M1y1 प्लस M2y2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, यही फॉर्मूला है ना भाई तेरे। आजा देख M1 कितना है? M1 है 2 kg। X1 कितना है? X1 0 है। ये देख ये क्या है? ये X1 है, ये Y1 है, ये X2 है, ये Y2 है, ये M1 है और ये M2 है। बोल कोई दिक्कत? ये मास 1, ये मास 2, बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास है पता नहीं, अभी निकाल रहे। X1 कितना है सर? X1 तो 0 है, प्लस M2 कितना है सर? वो 5 है। और X2 कितना है सर? X2 तो 10 है ना। और डिवाइड बाय M1 प्लस M2, यानी 5 और 2 कितना हो गया? 7 हो गया। 5 प्लस 2 प्लस 5 7 हो गया। ये 0 है, ऊपर आ जाएगा 50 बटा 7, 7 7 49.7 बस इतना बहुत है। इस सेंटर ऑफ मास का XCM तो निकल के आ गया, YCM भी निकाल लेता हूं। वैसे समय की बर्बादी है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने पास समय है ही बर्बाद करने के लिए। 7.1 आ गया, कॉमा YCM क्या होगा? आओ निकालते हैं। M1 बोलो कितना है? 2। Y1 बोलो कितना है? 0 प्लस M2 बोलो कितना है? 5। Y2 बोलो कितना है? 0 डिवाइड बाय 2 प्लस 5, 0 ही है भाई, 0 ही है। अबे इसी लाइन पे तो लाई करेगा, अभी तो बात हुई थी, अभी तो चर्चा हुई है कि इसी लाइन पर लाई करेगा। दोनों को जो लाइन ज्वाइन करवा के दोगे उसी पे लाई करेगा, उसी पे लाई करेगा। तो XCM ही तो जिंदाबाद है, YCM तो 0 है। XCM ही तो जिंदाबाद है, YCM तो 0 है। आया कि नहीं आया? फायर इमोजी लगा के बता, आया कि नहीं आया? किस प्रकार से निकालना है, आया कि नहीं आया? अभी सिर्फ टू मास सिस्टम की बात कर रहे हैं। बोलो यार, फायर इमोजी लगा के बोलो आया कि नहीं आया? सही है ना भाई? तो XCM है ना, कॉमा YCM जो आया है वो आया है 7.1 है ना, कॉमा 0। इन कोऑर्डिनेट्स पे जाओगे, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा आपको जाके। बोलो सही है कि नहीं? बढ़िया। आओ एक और एग्जांपल देखें। एक से काम नहीं बनेगा भाई, एक और देखने का। यहां देख, इधर आजा। 5 kg मास है। कुछ उचित दूरी पर एक 5 kg मास और है, देख दोनों के बीच की जो दूरी है 10 मीटर की है, 10 मीटर की है। बता बेटा जो सेंटर ऑफ मास होगा XCM, YCM, ZCM, जो तेरा मन करे वो निकाल और मुझे बता कैसे निकलेगा। बता कैसे निकलेगा? शाबाश सौरभ निवास, बहुत बढ़िया। दर्श मीनू बहुत बढ़िया, शमा बहुत बढ़िया, पार्थ, श्रिया, सारिका, प्रियांश बेटा गलत है, थोड़ा सा सही करो, है ना। यश, उदय, जिज्ञासा, श्रिया, अवंतिका, फिजा, अवनीत, यशी,
बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही गैस किया आप सभी ने, है ना। बिना कैलकुलेशन के गैस हो जाएगा यार, बिना कैलकुलेशन के गैस हो जाएगा। दोनों तरफ बराबर मास है कि नहीं, दोनों तरफ बराबर मास है कि नहीं है, दोनों तरफ बराबर मास है यार। हाँ हाँ, एकदम सेंट्रम सेंटर आएगा, सेंट्रम सेंटर, सेंटरम सेंटर। बोले तो एक्स सीएम वाई सीएम भी तेरा मन करे निकालने का। वैसे मैं प्रेफर तो नहीं करता, लेकिन फिलहाल लिख रहा हूं इस चीज को, ठीक है ना। ये आएगा 5,0 है ना, या सिंपली आप इसको 5 भी कह सकते हो, ठीक है। बाकी आओ कैलकुलेट करके अपन देख लेते हैं। वाई सीएम नहीं कर रहा मैं, टाइम की वेस्टेज है, मैं नहीं कर रहा वाई सीएम, तुम खुद करते रहना। जेड सीएम भी कर लो, मुझे क्या। आजा देख, m1x1 प्लस m2x2 बटे में m1 प्लस m2, है ना। करने का क्या, सबसे पहले भाई आपने ऐसा गैस कर लेने का कि यहां पर एक मास जो है वो ओरिजिन पे है। कोई भी एक मास जो मन करे वो ले लो। मैंने इसको ले लिया ओरिजिन पे क्योंकि आसान लग रहा है देखने में। ये ओरिजिन पे है, ये ओरिजिन पे है, तो फिर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर ये 0,0 है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे सर, 10,0 10,0 होंगे, हाँ या ना। 10,0 आ जाओ पुट करें, आ जाओ पुट करें। 5 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 10 डिवाइड बाय 5 प्लस 5। हाँ जी, ऊपर आ गया 50, नीचे आ गया 10, 0 0 कट गया, 5 निकल के आ गया। बोल आया कि नहीं आया, बोल आया कि नहीं आया, बोल आया कि नहीं आया। आजा आजा, एक एग्जांपल और दूं, आजा आजा, यहां आजा, एक और एग्जांपल लू। ले देख 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 लल्लूलाल देख, 1 kg मास यहां है, 2 kg मास यहां है, दोनों के बीच की दूरी 6 मीटर की है। सेंटर ऑफ मास निकाल, चल जल्दी, लल्लू लाल कहीं के, जल्दी कर, जल्दी कर। लल्लू लाल, नंबर 1 का लल्लू लाल। कैसे करेगा, कैसे करेगा, देख देख कैसे करेगा। इसको ओरिजिन पे मान ले, ठीक है, 0,0, वाई, ठीक है। एक्स में कुछ नहीं है, मैं बना भी नहीं रहा एक्स। वैसे एक्स होगी, वैसे एक्स होगी, लेकिन उसका कोई काम नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, केवल वाई वाई का काम है। मुझे बेटा एक बार इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो जरा। 1 kg के कोऑर्डिनेट है 0,0, मुझे 2 kg के बता दो जरा फटाफट। 2 kg के कोऑर्डिनेट्स बताओ, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट जानने का मेरे को शौक है। 2 kg के कोऑर्डिनेट बता, चल जल्दी कर, लल्लू लाल कहीं के, फटाफट कर, कोऑर्डिनेट बता इसके कितने होंगे। 6,0 या 0,6? शाणे हो रहे हो, अब सही बता रहे हैं, ठीक है ठीक है, 0,6 होगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। क्या लगता है, क्या लगता है मुझे xcm से डील करना चाहिए, ycm से डील करना चाहिए, या दोनों से डील करना चाहिए? क्या कहते हो, क्या कहते हो? सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, जो कि मुझे लगता है कहीं कहीं यहां लाई करेगा, है ना, 2 की तरफ लाई करेगा, है ना, 2 की तरफ लाई करेगा ये सेंटर ऑफ मास। ये निकालने के लिए मुझे XCM, हाँ सही है, YCM से डील करना चाहिए, बिल्कुल। XCM से डील करके तो, है ना, अपन टाइम ही वेस्ट करेंगे। तो ये हो गया M1 Y1 प्लस M2 Y2 और बटे में M1 प्लस M2। सही बात है, सही बात है। M1 कितना हो गया बेटा 1, और उसका Y1 कितना है 0, प्लस M2 कितना है 2, और उसका Y2 कितना है 6, डिवाइड बाय 1 प्लस 2। 6 दूनी 12 ऊपर आ गया भाई, और 3 नीचे आ गया भाई, कितना आ गया 4 आ गया, ये तो 4 आ गया, 4 आ गया, बिल्कुल। तो यहां से हम 6 यहां तक चलेंगे तो ये मिल जाएगा, लेकिन 4 चलेंगे तो सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, है ना। ये लेंथ 4 होगी, ये लेंथ 4 मीटर होगी, है ना। 4 मीटर ऊपर चल के अपने को सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0,4। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सभी ने आंसर निकाला है। अच्छा लगा देख करके, अच्छा लगा देख करके कि सेंटर ऑफ मास निकालना आपको आ गया। ठीक है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। अच्छा, ये कैसे होगा,
पोल दे दें आपको? पोल दे दें? ध्यान से सुनना, मैं पूरा समझा रहा हूं। ये 2 kg है, ये 6 kg है, बीच की दूरी देख लो, आपकी मर्जी है। नहीं तो आप इसके लिए कोऑर्डिनेट्स लिख लो, इसके लिए भी कोऑर्डिनेट्स लिख लो और चालू कर दो और काम चालू करो। हां जी, सबसे पहले बताओ, क्या वाई में डील करनी चाहिए कि नहीं? क्या वाई में डील करनी चाहिए या नहीं, या सिर्फ एक्स से काम चल जाएगा? क्या वाई में डील करनी चाहिए या नहीं, या सिर्फ एक्स से काम चल जाएगा? जी बिल्कुल, सिर्फ एक्स से काम चल जाएगा, यानी एक्ससीएम निकालोगे और आंसर निकल के धरती पे गिर जाएगा। सही है? तो M1 हमारे पास है, ये रहा, ये M1 है, ये M1 है, ये M2 है। क्या चाहिए? X1 चाहिए, X2 चाहिए, बस X1 चाहिए, X2 चाहिए। इसका X1 कितना होगा? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स है 1,0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? इसके कोऑर्डिनेट्स है 4,0। सही बात है ना भाई? ओरिजिन ये है, यहां पे ओरिजिन इन्होंने दे रखा है, यहां पे ओरिजिन इन्होंने दे दिया 0,0 दे दिया, तो इससे 1 आगे जाओगे तो 1,0, इससे 4 आगे जाओगे तो 4,0। क्या समस्या है? क्या समस्या है भाई? क्या समस्या है? ये X1 हो गया, ये Y1 हो गया, ये X2 हो गया, ये Y2 हो गया, खत्म बात, खत्म बात। पुट करो जरा, पुट करो। 2 इंटू X1 कितना? G1 है। अच्छा, M2 G6 है, और X2 कितना? G4 है। डिवाइड बाय M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 6, तो ये आ गया 2, 6 चौक 24 बटे में 8 है ना, तो ये आ गया बेटा कितना? 26/8। कट रहा है क्या? हाँ काट देते, 13/4, 13/4 इज द आंसर, है ना। तो भाई जो सेंटर ऑफ मास होगा, है ना, XCM, YCM मन करे लिखने का अगर, तो वो होगा 13/4, है ना, 0, 13/4, 0, 13/4, बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन एकदम सही है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो भाई फायर इमोजी फटाफट, जल्दी 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 फायर इमोजी। क्लियर हुआ तो, क्लियर हुआ तो बिजित बैटमैन आई लव यू, आदर्श, अब्दुल, नवी, सुभाष, धृतिसमन, धृतिस्मन, विद्या भारती, अनीशा गोयल। ठीक है, ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत सही, बहुत बढ़िया। होमवर्क में सवाल है, होमवर्क है आपके लिए। आओ आओ, एक कदम आगे बढ़े, एक कदम आगे बढ़े यार। अगर बात 2 पार्टिकल की थी तो फॉर्मूला क्या था? M1 X1 प्लस M2 X2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ऐसी Y का ऐसी Z का। सही बात है ना। लेकिन अगर N पार्टिकल्स हो तो, अगर N पार्टिकल्स हो तो मतलब मान लो ये M1 है, यहां कहीं M2 है, यहां कहीं M3 है, यहां कहीं M4 है, यहां कहीं M5 है ना। तो सबके लिए जो ग्राफ आएगा वही वाला कौन सा वाला? XY, है ना। और सबके लिए क्या आएगा भाई? M5 के लिए मान लो R5 आएगा, M4 के लिए मान लो R4 आएगा, M2 के लिए भाई R2 आएगा, है ना। ऐसी M1 के लिए R1 आएगा, M3 के लिए R3। आप बात को समझ रहे हो? सेंटर ऑफ मास जो होगा, एक मास यहां, 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 है ना। और इनका सेंटर ऑफ मास जो होगा
इनका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कहीं यहां बीच में लाए करेगा, मान लेते कि यहीं कहीं लाए करेगा इस जगह पर, है ना। ये होगा COM, ये होगा COM, तो इसके लिए एक होगा RCM, सही बात है ना। तो मतलब बात यह कि अगर n पार्टिकल्स हैं तो RCM कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा भाई, M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3, कहां तक, Mn Rn, और डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 टिल Mn। क्या कहते हो भाई, हां या ना, हां या ना। यानी यार, यानी भाई इतनी सी बात है, इतनी सी बात है कि जो RCM होता है ना, वो समेशन MI RI लेकर के 1 से n तक डिवाइड बाय समेशन Mn होता है ना, MI I कहां से कहां तक, 1 से n तक, इस तरीके से लिखते हैं इसको, है ना। मैथ्स की टर्म्स है भाई ये, है ना। मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं ना, समेशन करके, समेशन MI RI और I 1 से लेके n तक है, यानी सबके सब ऐड होते चले जाएंगे। ऐसे ही नीचे क्या है, MI I 1 से लेके n तक है, यानी सारे के सारे M नीचे ऐड होते चले जाएंगे। ये बातें छोड़ो, ये बातें छोड़ो, फालतू की बातें हैं, सिर्फ कॉपी में लिखने वाली और सुंदर सुंदर कॉपी सजाने वाली बातें हैं। मेन बात क्या है, मेन बात है कि बेटा अगर तू XCM निकालने बैठेगा ना, तो M1x1 प्लस M2x2 एंड सो ऑन करता हुआ तुझे MnXn तक जाना ही जाना है, डिवाइड बाय सारे मासेस को भी नीचे तुझे जोड़ते चले जाना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, या सब कुछ मैथ्स समझ के सिर के ऊपर से निकल रहा है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है, या फिर सब मैथ्स होता हुआ सर के ऊपर से निकल रहा है? मुझे दिख रहा है ज्यादा मैथमेटिक्स है यहां पर, है ना भाई, लेकिन क्या करूं, आप जब इसको NCERT में पढ़ोगे या किसी रेफरेंस किताब में पढ़ोगे या स्कूल में पढ़ोगे, आपको चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए मुझे अपने हाथ से लिख के देखना पड़ेगा, मुझे अपने हाथ से लिख के आपको दिखाना पड़ेगा। MnYn है ना, डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 टिल Mn। समझ रहे हो बात को? तो ये तो करना पड़ेगा, माने जितने मास दिए सबका x मल्टीप्लाई करते चले जाओ उसके साथ, है ना, मासिस के साथ, और ऐसी y मल्टीप्लाई करते चले जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां देखना जरा, यहां देखना एग्जांपल देखो। मान लेते हैं कि 3 मास सिस्टम है, 3 मास सिस्टम, है ना। सिस्टम की यही स्पेलिंग होती है ना भाई, है ना। कुछ 1 साल पहले तक सिस्टम की स्पेलिंग ये चल रही थी, सिस्टम, है ना। लेकिन अब स्पेलिंग फिर से सुधर गई है, क्योंकि ट्रेंड आता है जाता है ना, लेकिन सच तो सच ही रहता है। तो 3 मास सिस्टम इज दिस सिस्टम, है ना। सिस्टम की यही स्पेलिंग ठीक है। खैर बात ये नहीं है, बात ये है कि भाई सपोज करिए ये एक 1 kg का मास है, ठीक है, 1 kg का, और इससे कुछ उचित दूरी पर 2 kg का मास रखा हुआ है, सही, और उससे कुछ 1 kg से ही कुछ उचित दूरी पर एक और 2 kg का मास रखा हुआ है, ठीक है। यह उचित दूरी कितनी है, यह उचित दूरी है 5 मीटर यहां और 5 मीटर यहां। मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है सेंटर ऑफ मास कहां लाए करेगा? ये 2 पार्टिकल सिस्टम नहीं है, 3 पार्टिकल सिस्टम है। क्या लगता है सेंटर ऑफ मास कहां लाए करेगा? इस लाइन पर लाए करेगा, इस लाइन पर लाए करेगा, या फिर इस लाइन पर लाए करेगा, या फिर कहीं इनके बीच में लाए करेगा? ये जो पीली पीली रेखाएं मैंने बनाई हैं, क्या इन रेखाओं पे कहीं लाए करेगा, या फिर कहीं इनके बीच में यहां कहीं होगा? क्या मानते हो, क्या मानते हो, क्या मानते हो, क्या मानते हो, कहां लाए करेगा? क्या लगता है? 0,0 पे कह रहे हैं लाए करेगा। ओ खैर, लेट अस सी, आओ लेट अस सी। सबसे पहले मुझे बताओ, स्टार्ट कैसे करोगे इस सवाल को? मुझे सिर्फ स्टार्टिंग बता दो, कोई बात नहीं। अभी अपन गेस कर रहे हैं कि कहीं बीच में लाया करेगा, या कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इस पर भी लाया कर सकता है ना। मुझे सिर्फ आप इतना बता दो,
आप मुझे सिर्फ इतना इतना बता दो कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना चाहिए। ओरिजिन मान के, बिल्कुल बिल्कुल। ओरिजिन किसको माने? ओरिजिन किसको माने? ओरिजिन किसको माने? हां, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे अब इसके। ओरिजिन किसको माने? ओरिजिन किसको माने? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ओरिजिन लेने, किसको ओरिजिन लूं? यस यस, 1 kg को ओरिजिन ले लो, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। एनी डे, वेरी वेरी सिंपल कि मैं 1 kg को ओरिजिन पे मान लूं। 1 kg को ओरिजिन पे मान लिया है ना, इधर x ले लिया और इधर में y ले लिया। सही है। अब आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई इस 2 kg के कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या है, फटाफट से। इस 2 kg के कोऑर्डिनेट्स बताओ फटाफट से। कोऑर्डिनेट्स जल्दी 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 जल्दी, कोऑर्डिनेट्स। बेटा क्लासेस रेगुलर नहीं होंगी, जिस दिन आपकी मैराथन होगी तो क्लास मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है ना। मुझे अफसोस है इस बात का, ठीक है, कि मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा जिस दिन आपकी, बिल्कुल ठीक है। 5 है ना, (0). इसका भी बताओ कोऑर्डिनेट मुझे। यहां पर भी एक 2 kg का मास पड़ा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ बेटा, नहीं, तब नहीं ले पाऊंगा बेटा क्लास, है ना। जब आपकी मैराथन होगी तो मेरी क्लास नहीं हो पाएगी, अफसोस है मुझे इस बात का, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, आपके और भी तो एग्जाम्स है ना भाई, खाली फिजिक्स थोड़ी ना पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है ना भाई। और क्या पढ़ना है तुमने? कंप्यूटर भी पढ़ते होगे शायद कुछ बच्चे, है ना। और क्या पढ़ते हो? केमिस्ट्री भी तो पढ़ते हो, हाँ। बायो भी पढ़ते हैं कुछ बच्चे, मैथ भी पढ़ते हैं, है ना भाई। ऐसा थोड़ी ना होता है ना। सही बात है। 5 मीटर की दूरी पर है तो इसको लिखेंगे 0.5। सही है यार। अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले मुझे इतनी सी बात बता दो कि आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन में XCM से ही काम चल जाएगा या सिर्फ YCM से काम चल जाएगा, या फिर मेरे को दोनों लेने पड़ेंगे? क्या कहते हो? देखते हैं आपकी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड कितना अच्छा है। लेट अस सी आप मैथमेटिकली कितने ज्यादा इवॉल्व्ड हो कि आप सोच करके बता पाओ। देखो मैथ्स है यार, पूरी मैथ्स है ना। सोच के बताओ क्या लगता है? बिल्कुल दोनों से काम लेना पड़ेगा। गुड, बिल्कुल सही है, दोनों से काम लेना पड़ेगा। XCM भी चाहिए होगा, YCM भी चाहिए होगा, है ना यार। क्योंकि ये जो मासेस है ना, ये एक प्लेन में अगर एक लाइन में होते तो फिर हम अपनी एक्स्ट्रा बुद्धि लगा सकते थे, लेकिन यहां पर ये प्लेन में है, ये प्लेन बन रहा है इन तीनों को जोड़ते हुए। सही बात है ना भाई, तो यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कितनी बार मुझे M1X का एडिशन लिखना पड़ेगा? तो 3 मास है तो 3 बार लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं। M1X1 प्लस M2X2 प्लस M3X3 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। सही बात है ना। ऐसे ही M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस M3Y3 बटा में M1 प्लस M2 प्लस M3। हां जी, सबसे पहले हम M1 मास इसको लेट कर लेते हैं। ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है, और इस भाई को कहते हैं कि भाई तू है हमारा M3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए भाई? ये हो गया X1Y1, ये हो गया X2Y2 और ये हो गया X3Y3। आओ पुट करो, आंसर निकालो, चलो आओ फटाफट। M1 कितना? 1, X1 कितना है? 0, M2 कितना है? M2 कितना है? 2, और X2 कितना है? 5, M3 कितना है? 2, और X3 कितना है? 0। नीचे ऐड कर दो भाई, 2 + 1 + 1 कितना हो गया? 5 हो गया। नीचे यहां भी आ जाओ, M1 कितना? सर 1, Y1 कितना? सर 0, M2 कितना? सर 2, और Y2 कितना? सर 0, M3 कितना? सर 2, और Y3 कितना? सर 5। डिवाइड बाय, तीनों को ऐड कर दो, 2 + 1 + 2 कितना हो गया? 5। आंसर निकल के क्या आ रहा है जी? ये 0 हो गया, हां ये 0 हो गया, हां। 5 दूनी 10, 10/5, 10/5 2 होता है। ये 0, 10/5 2 होता है। क्या आंसर आ रहा है भाई? क्या आंसर आ रहा है? XCM, YCM निकल के क्या आया? 2,2 आया। 2,2 आया। कहां लाया करेगा 2,2? बता सकते हो?
कहां लाए करेगा? कहां है ये 2,2? 2,2 कुछ यहां होगा भाई, देख देख, ये 5 है ना, या 2.5 होगा, तो यहां कहीं 2 होगा, इस जगह पर 2 होगा। ये ऐसे ये 5 है ना, या बीच में कहीं 2.5 होगा, तो इस जगह पर कहीं 2 होगा, इस जगह पर 2। तो ये 2,2 कहां लाए कर रहा है मेरे बच्चे? कहां लाए कर रहा है? देख ले कहां लाए कर रहा है, देख ले कहां लाए कर रहा है। 2,2 पे, हवा में। हवा में। काफी सारे बच्चों ने सही गैस किया था, काफी सारे बच्चों ने ये, लेकिन ये बात पक्की है कि ये इन तीनों के बीच में कहीं ना कहीं है, इन तीनों से बनने वाले इस प्लेन के बीच में कहीं ना कहीं है। और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं, यहां पर एक चीज और दिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनना इस बात को। ये अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसलिए हैशटैग लगा के लिख रहा हूं। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ना, इसलिए इसको हैशटैग लगा के लिख रहा हूं। आप इसको आरडीएक्स भी कह सकते हो, आप इसको आरडीएक्स नाम भी दे सकते हो। बताऊं क्या कंक्लूजन है? जितनी भी सिमेट्रिकल बॉडीज होती है ना, सर ये क्या शब्द यूज कर दिया, सिमेट्रिकल बॉडीज। सिमेट्रिकल बॉडीज जो होती है ना, उनकी एक्सिस पे ही सेंटर ऑफ मास लाई करता है। मतलब आपने बायो में शायद एक टर्म पढ़ी होगी, बायलेटरल सिमेट्री। मतलब एक ऐसी लाइन जिसके राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर चीजें सेम हो। आप चेक कर लो क्या ऐसा है या नहीं है। इस एक्सिस के, इस लाइन के, इस सिमेट्रिकल एक्सिस के, इसको मैं एक सिमेट्रिकल लाइन कह सकता हूं। ये एक सिमेट्रिकल एक्सिस है, ये एक सिमेट्रिकल एक्सिस है। क्यों सिमेट्रिकल एक्सिस है? क्योंकि जो कुछ इसके लेफ्ट में हो रहा है वही सब कुछ इसके राइट में भी है। आप चेक कर लो, इसके लेफ्ट में 2 kg पड़ा है उतनी दूरी पे, इसके राइट में भी 2 kg पड़ा है उतनी दूरी पे, और 1 kg इस पे ही लाई कर रहा है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सिमेट्री का मतलब क्या? देख 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 देख, मुझे देख, मुझे देख, खुद को देख। हम इंसान है, हमारे पास भी एक सिमेट्रिकल एक्सिस है। वो हमारे सर से जा रही है, ऐसे हमारे सर से जा रही है और बिल्कुल ऐसे जाती हुई नीचे से निकल रही है। और आप सोचो, इस सिमेट्रिकल एक्सिस के राइट साइड पर जैसा हमारा शरीर है बाहर से दिखने में, वैसा ही लेफ्ट में भी है। अब ये मत बोलना सर राइट में लीवर है लेफ्ट में तो नहीं है, राइट में हार्ट नहीं है सर लेफ्ट में तो हार्ट है। सर मेरा तो एक फेफड़ा ही नहीं था सर जब मैं पैदा हुआ, सर मेरी तो किडनी खराब हो गई थी सर मैंने तो अपनी एक किडनी से एक आईफोन ले लिया सर, मैं अंदर से तो सिमेट्रिक नहीं हूं। अबे यार, बाहर से बोल रहा हूं, बाहर से बोल रहा हूं भाई। एक एक्सिस हमारे सर से होती हुई ऐसे चल करके नीचे तक जा रही है, बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं इसको। इस एक्सिस के लेफ्ट में एक आंख है, राइट में एक आंख है, एक कान है, इधर भी एक कान है, इधर एक नथुना है, इधर एक नथुना है, इधर एक गाल है, इधर एक गाल है, ठीक है ना। इधर से भी थोड़ा थोड़ा मुछा है, इधर से भी थोड़ा थोड़ा मुछा है, इधर आधे होठ है और इधर भी आधे होठ है, इधर 16 दांत हैं, इधर भी 16 दांत हैं। समझ गए ना? इसी तरीके से नीचे चलते चले जाओ, तुमको पूरी बात समझ में आ जाएगी। समझ गए ना? तो वही मैं समझा रहा हूं, एक सिमेट्रिकल एक्सिस के लेफ्ट में जो कहानी होती है वही राइट में भी होती है। हाँ या ना बोलो? और हमेशा सेंटर ऑफ मास जो होगा वो उस एक्सिस पर ही लाई करेगा। क्या कहते हो, कैसा लगा ये आरडीएक्स? क्या कहते हो भाई, कैसा लगा ये आरडीएक्स? क्या कहते हो, क्या कहते हो, कैसा लगा ये आरडीएक्स? सिमेट्रिकल बॉडीज वाला एक्सिस पर ही, सिमेट्रिकल एक्सिस पर ही सेंटर ऑफ मास होता है। कैसा लगा ये आरडीएक्स? मजा आया कि नहीं आया? इसे बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं, बायोलॉजी की टर्म है, बायोलॉजी की टर्म है। सवाल आपके सामने है, सवाल आपके सामने है, पोल मैं लगा रहा हूं, बिल्कुल वही तरीका है, कोऑर्डिनेट्स पहले से लिखे हुए हैं, इससे ज्यादा मदद मैं नहीं कर सकता, इससे ज्यादा हेल्प मुझसे ना हो पाई। मास दिए हैं, ओरिजिन बना के दिया है, कोऑर्डिनेट लिख के दिए हैं, वैल्यू पुट करनी और आंसर निकालना है, मैथ कर लियो कम से कम ढंग से। पोल लगा रहा हूं। फिर कहता गुस्सा क्यों करते हो?
आओ आओ, मैथ का फॉर्मूला लगाएं। फिजिक्स ना है, मैथ है। मैथ का फॉर्मूला लगाएं। एक्स सी एम और वाई सी एम निकालें। एक्स सी एम इज m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइड बाय सारा मास ऐड। तो भाई m1 क्या है 1 kg ले लो, x1 क्या है 0 ले लो, m2 क्या है 2 kg ले लो, x2 क्या है जी 2 ले लो, m3 क्या है 3 kg ले लो, x3 क्या है जी 0 ले लो, डिवाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3। आओ आईसीएम भी निकालें। m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 है जी 1, y1 है जी 0, m2 है जी 2 और y2 है जी 0 और m3 है जी 3 और y3 है जी 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3। 0 0 हो गया, 2 दूनी 4, तो 4/6 आ गया ये, यानी 2/3 आ गया ये। और ये 0 0, 3 3 9 और डिवाइड बाय 6, 3/2, 2/3, 3/2। XCM कॉमा YCM इज 2/3 और 3/2। आंसर है 2/3, 3/2। आंसर है सी, आंसर है सी, आंसर इज सी। चलो ठीक है, ठीक है, मैथ तो करनी आती है तुमको कम से कम। विजित, हर्षल, विकास, मुकेश, अमेजिंग बॉय, अमेजिंग बॉय, सौरभ, सप्तऋषि, अमृतांशु, अकाय, अब्दुल। बढ़िया बढ़िया। अगला सवाल, होमवर्क, ठीक है। और अब कोई नया कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पढ़ाना आपको, ठीक है ना। बस ये छोटी छोटी बातें हम कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बॉडी जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 हम लेते हैं, एक रॉड है। यूनिफॉर्म की बात हो रही है बेटा, ध्यान से देख लेना, है ना। अगर कोई रॉड है, ये एक रॉड है ना, और इसकी लेंथ अगर L है, ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा भाई? सेंटर ऑफ मास लाई करेगा L/2 पे। अगर मानते हो तो फायर इमोजी बनाते जाना, है ना। पहली बातें हो चुकी हैं सब, पहली ये सब बातें हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो बस मैं इसको एक तरीके से समराइज कर रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, रॉड हो गया, रॉड हो गया, तो रिंग पे आ जाओ, रिंग, ठीक है जी। एक रिंग है, एक रिंग है ना। और इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा एकदम ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही होगा, है ना। यहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बॉडी का जो होता है वो जीसी पर ही होता है ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही होता है। तीसरा, तीसरा रिंग की चर्चा, रिंग हो गई है। डिस्क की चर्चा कर लेते हैं। एक डिस्क है, एक डिस्क है, डिस्क का मतलब थाली, डिस्क का मतलब प्लेट, है ना। तो ये पूरी सॉलिड होती है और यहीं कहीं इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा, यहीं कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है ना। डिस्क, तो रिंग के भी सेंटर पे सेंटर ऑफ मास, रॉड के सेंटर पे सेंटर ऑफ मास, डिस्क के सेंटर पे भी ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। नंबर 4, अगर एक हॉलो स्फेयर की बात करें, एक खाली स्फेयर की बात करें, तो यहीं पर ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा, इस जगह पर। हॉलो स्फेयर, है ना, जैसे बॉल हो सकती है ना, बॉल, बास्केटबॉल, अंदर हवा होती है उसके, है ना, तो हवा में सेंटर ऑफ मास होगा इसका, है ना। ऐसे ही कोई सॉलिड स्फेयर अगर हुआ, सॉलिड स्फेयर जैसे कि धरती है, सॉलिड स्फेयर धरती है ना भाई, अर्थ है ना हमारे पास सॉलिड स्फेयर। एक सॉलिड स्फेयर है तो उसका भी सेंटर ऑफ मास जो होगा वो एकदम ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही लाई करेगा, सॉलिड स्फेयर है तो, है ना। इसके अलावा हम कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया भाई। रोड हो गया, डिस्क हो गया, और हाँ, स्क्वायर या रेक्टेंगल ले लेते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल, ट्राइंगल वगैरह ये भी ले लेते हैं ना। 5th 6th कोई स्क्वायर है या कोई रेक्टेंगल है, सही है ना भाई। तो इसका कहां लाई करेगा? तो देख लो, अगर स्क्वायर है, ठीक है ना, या फिर रेक्टेंगल है, तो जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होंगे ऑब्वियसली वहीं लाई करेगा, यानी डायगोनल से डायगोनल को जोड़ दे भाई, सही बात है ना यार। डायगोनल को, डायगोनल से जोड़ दे, ऐसे यहां पे भी डायगोनल और डायगोनल जहां पर क्या करेंगे भाई? इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पर लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, सही बात है ना भाई। यहां होगा सेंटर ऑफ मास, इस जगह पर होगा सेंटर ऑफ मास,
इस जगह पर होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना बेटा, जो ये रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगुलर जो प्लेट होती है, इसको लैमिना भी कहते हैं। लैमिना, लैमिना भूलना मत, भूलना मत। जो यहां पर मैंने लिखा है लैमिना, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। जो रेक्टेंगल की शेप में प्लेट होती है उसको लैमिना भी कहा जाता है, स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप में, तो लैमिना भी कहते हैं इसको, है ना। नंबर 7, नंबर 7, कौन सा रह गया अब? स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल, हाँ ट्राइंगल, ट्राइंगल, ट्राइंगल। ट्राइंगल के लिए एक पेज और लेते हैं, एक पेज और लेते हैं भाई। ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो ये रहा ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल, है ना, ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो इसका कहां लाया करेगा, कहां लाया करेगा जानते हो? सेंट्रॉइड नाम सुना है? जहां सारे मीडियंस मिलते हैं आपस में, जब सारे मीडियंस मीट करते हैं, वेर ऑल द मीडियंस मीट ईच अदर, बस वहीं पर लाया करेगा सेंटर ऑफ मास, यानी इस जगह पर, इस जगह पर लाया करेगा सेंटर ऑफ मास। कहां पर? एट सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की डेफिनेशन पता है ना? पता है क्या? सेंट्रॉइड की डेफिनेशन पता होती है ना भाई? मुझे नहीं पता कि 11th क्लास में पता होती है कि नहीं पता होती। सेंट्रॉइड समझते हो ना, जहां पर सारे मीडियंस मीट करते हैं। मीडियन पता है ना क्या होता है? मीडियन वो लाइन होती है जो ट्राइंगल को दो में डिवाइड करती है। मीडियन वो भाई, सिमेट्री, सिमेट्री की बात हो रही है। सिमेट्रिकल एक्सिस, ये सिमेट्री, ये सिमेट्री, ये तीन सिमेट्रियां मिलाकर के जो पॉइंट बनता है उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं, वो सेंट्रॉइड पर होता है, ठीक है ना। तो ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ मास है वो सेंट्रॉइड पर होता है, ठीक जी, है ना। अच्छा, एक बड़ा प्यारा सा सवाल आपके सामने आया, मुझे सिर्फ यस या नो में आंसर करना, मुझे सिर्फ यस या नो में आंसर करना। क्या सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का मटेरियल के बाहर कहीं हो सकता है? मटेरियल के बाहर कहीं हो सकता है? यस या नो में आंसर देना। मटेरियल के बाहर कहीं हो सकता है? मटेरियल के बाहर कहीं हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है भाई, ऑब्वियसली हो सकता है। ये रिंग है, इसका मटेरियल कहां होता है? बस इस पे ही तो होता है, इस पे ही तो होता है। ये रहा मटेरियल, ये रहा मटेरियल। तो सेंटर ऑफ मास मटेरियल के ऊपर है क्या? भारी तो है भाई, मटेरियल पर बोल रहा है, वो मटेरियल से बाहर हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ये मटेरियल है ना, ये रिंग है, ये रिंग है, ये किसी मटेरियल की बनी हुई है और इस मटेरियल के बाहर हो सकता है। कहां होता है? यहां होता तो है, सेंटर ऑफ मास। बोलो भाई, बोलो भाई, आंसर क्या हुआ? यस, ऑब्वियसली, हाँ इसका आंसर है, ऑब्वियसली यस इसका आंसर है, ठीक है जी। सेंटर ऑफ मास है तो एयर में है ना भाई, हवा में है ना, हो सकता है, ठीक है जी, हो सकता है। लो, इसका आंसर करो, इसका आंसर करो। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी? बताइए, बताइए सेंटर ऑफ मास किस में आउटसाइड द बॉडी लाई कर सकता है? एक पेंसिल में, एक शॉर्टपुट में, ये रही शॉर्टपुट की बॉल, एक डाइस में, ये रही डाइस, है ना, या फिर एक बैंगल में, चूड़ी, बैंगल में चूड़ी, कहां पर लाई कर सकता है? कहां पर लाई कर सकता है? ज्यादा सोचने का नहीं। बैंगल माने चूड़ी, चूड़ी माने रिंग,
बैंगल माने चूड़ी, चूड़ी माने रिंग है भाई, तो यहां लाए करेगा ना, आउटसाइड लाए करेगा ना। बिल्कुल शशांक, विजित, अवनीत, दिव्या, आदर्श, एनडी, हर्षल, आशीष, गौरव, आई लव यू, अस्मित, बढ़िया बढ़िया। आज के लिए काफी है, आज के लिए काफी है भाई। आपका अगर कल एग्जाम हो तो भी कम से कम हाफ आवर सोने से पहले जो आज पढ़ा उसको कर लेना, ठीक है। या फिर अगर आपका कल एग्जाम है ना, और आपको सोने से पहले अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है जी, तो एग्जाम से वापस आके, यानी कल की क्लास से पहले रिवीजन। मैंने कोई डीपीपी नहीं दी है, मैंने, इसीलिए क्योंकि मुझे पता आप लोग के एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आधा घंटा बेटा कम से कम निकाल करके आप रिवाइज करना, ठीक है ना। आधा घंटा कम से कम आपने रिवीजन में देना है, ठीक है। और हर एक चीज को रिपीट करके लिखना है, रिवीजन प्लस रिपीटिशन, ये दोनों काम करने हैं, ठीक है। रिवीजन प्लस रिपीटिशन, सही है। अच्छा, अब बड़ा ही प्रैक्टिकल सा सवाल आप दोनों से, आप सभी से। देखो भाई, अब ये पड़ी थी यहां पर दोनों बोतलें, तो मैंने सोचा लाके आपसे पूछ ही लेते हैं, ठीक है ना। ये जो ब्लैक वाली बॉटल है, इसमें पानी थोड़ा ज्यादा भरा हुआ है, यहां तक आपको दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है। और ये जो पर्पल वाली बॉटल है, इसमें पानी काफी कम रह गया, मैं पी गया हूं इसमें सारा पानी, तो पानी यहां नीचे रह गया, है ना, सही है। तो आपको यह बताना है कि दोनों में से किसका सेंटर ऑफ मास ज्यादा नीचे की तरफ शिफ्टेड होगा। दोनों में से किसका सेंटर ऑफ मास, इसका या इसका, ज्यादा नीचे की तरफ शिफ्टेड होगा। सोचना और बताना, ठीक है जी। ये आपका होमवर्क है आज के लिए, केवल इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंप्लीट सेंटर ऑफ मास। जितना भी बचा कुचा है कल सारा पूरा हो जाएगा, यानी एक क्लास के अंदर हम सारा सेंटर ऑफ मास बचा कुचा निपटा देंगे, है ना। हो सकता है 2 से 2.5 घंटे की क्लास कल वाली जाए, तो जाए क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है भाई। लेकिन कल सेंटर ऑफ मास कंप्लीट हो जाएगा। और जब भी आपकी उसके बाद क्लास लगेगी, है ना, अपकमिंग क्लास जब भी आपकी लगेगी, रोटेशन स्टार्ट करवाया जाएगा, ठीक है ना। रोटेशन, वही रोटेशन जिससे खौफ खाए बैठे होते हैं 11वीं क्लास के बच्चे, वो भी बिना पढ़े हुए, है ना। पहले से ही ये सोच बना करके बैठे होते हैं कि भाई ये चैप्टर तो तहस नहस कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। डोंट वरी, ठीक है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए, ठीक है। टेक केयर, टाटा, बाय बाय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।